जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का वैकेंसीज ओपन हो चुका है और इसके साथियों ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। और साथियों इसका जो एग्जाम डेट है फरवरी मार्च आपका एग्जाम डेट है साथियों। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग 21 फरवरी 2024 में जो शिफ्ट नंबर 1 का एसएसजीडी का पेपर हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन करने वाले। तो सभी साथी पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक से समझें। हर क्वेश्चन जीरो टू हीरो इस क्लास में आपको समझाए जाएंगे साथियों। ठीक है, इससे पहले की जो शिफ्टें हुई थी दोस्तों उनके पेपर में आपको हल करा चुका, जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहां जाकर आप बाकी के पेपर को भी हल कर सकते। तो साथियों आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो प्रश्न में दिया दोस्तों पी और क्यू मिलकर अगर काम करेंगे, आप कहेंगे सर 30 दिन लगेगा। आपको मैं बता दूं, आगे बोला क्यू प्लस आर। साथियों क्यू प्लस आर मिलकर अगर काम को करेंगे तो प्रश्न में दिया 37.5 दिन का समय लगेगा। और आगे दिया साथियों आर प्लस पी मिलकर अगर काम को करेंगे तो 150 दिन का समय लगेगा। अब इनके पास टोटल काम लाने के लिए हमें क्या करना है साथियों, 30 का, उसके बाद 37.5 का और 150 का क्या लेना है साथियों, एलसीएम लेना। तो इनका जो एलसीएम रहेगा साथियों 150 रहेगा, याद रखना। अब क्या करेंगे, ये टोटल काम आ जाएगा। अब इनका एक एक दिन का काम बनाना है, यानी P प्लस क्यू का एक दिन का काम लाने के लिए 30 का भाग 150 में देंगे, 5 बार जाएगा। और 37.5 का भाग दोस्तों 4 बार जाएगा। और 150 का भाग 150 में एक बार जाएगा। अब साथियों हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का एक दिन का काम अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये दो दो बार जुड़ेगा नीचे यहाँ पर जोड़ने पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 2p प्लस 2q प्लस यहाँ पर 2r बनेगा। और इधर एक एक दिन का काम जोड़ेंगे साथियों तो 10 यूनिट बनेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दो कॉमन कर लेंगे। तो साथियों यहाँ पर बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर और बराबर में कितना साथियों, 10। अब हमें सिर्फ p का, है ना, 2 को यहाँ से हटाना है। P प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का काम चाहिए। तो गुना से 2 10 के कहाँ आएगा, भाग में, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो साथियों P प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का काम आ चुका है 5। तो ये पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, तो 150 यूनिट काम में हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 दिन का समय आ जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है? तो साथियों ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर औसत का गुना आंकड़ों की संख्या से करते तो हमारे पास निकल के आता है दोस्तों योग। तो यहाँ पर पहले हम योग बनाएंगे। यहाँ पर टोटल औसत बताया 64 और 22 लोगों का औसत बताया, तो गुना करेंगे तो योग हमारे पास निकल के आएगा साथियों 1408। उसके बाद में उस समूह में एक नया शिक्षक आ जाता है तो 22 लोगों में, है ना, लोगों की संख्या हो जाएगी साथियों अब 23। और 23 का गुना अगर हम बात करें साथियों तो किससे हो जाएगा, 1 वर्ष औसत बढ़ जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 64 में जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो साथियों नया योग जो बनेगा हमारे पास 1495 बनेगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि शिक्षक की आयु बताए। तो साथियों हम क्या करेंगे, 23 लोगों की आयु के योग में से, यानी कि 1495 में से हमें घटाना है 22 लोगों की आयु का योग, यानी दोस्तों 1408 को घटाना है। तो शिक्षक की आयु बचेगी, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा। और साथियों यहाँ पर 4 में 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो 87 ईयर 87 वर्ष यहाँ पर शिक्षक की आयु आएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते साथियों अगले प्रश्न की।
उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का, यहां पर बोला 5/7वां भाग है। तो साथियों जिसका क्षेत्रफल भी दिया है हमें, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर ऊंचाई बताना। तो साथियों हमसे प्रश्न ने बोला कि जो आधार रहेगा और जो ऊंचाई रहेगा, हम उसका क्या बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे। आप कहेंगे सर अनुपात कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने बोला आधार जो रहेगा ऊंचाई का 5/7 रहेगा, तो ऊंचाई हम मानेंगे 7 यूनिट और आधार मानेंगे हम 5 यूनिट। तो यहाँ पर आधार 5x हो जाएगा और ऊंचाई दोस्तों 7x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 5x गुना 7x करेंगे तो बराबर में क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमें दिया है 18.207 हमें दिया है। साथियों यहां से हम क्या करेंगे, x वर्ग हो जाएगा और ये गुना के सारे नंबर इधर हटाएंगे तो भाग में और भाग वाला गुना में, यानी आप कहेंगे सर 18.207 और ये गुना से आ जाएगा कितना, है ना, गुना में तो चला जाएगा 2 और 5 गुना 7 यहाँ पर हमारे पास भाग में आ जाएगा। अब साथियों वर्ग हटेगा तो इस पूरे पर रूट लग जाएगा और जब रूट से भी इसको हटाएंगे तो फाइनली x का मान हमारे पास 1.02 बनेगा। और क्वेश्चन में ये पूछा गया साथियों कि इसका क्या बताओ, ऊंचाई बताओ। तो ऊंचाई हमने कितनी मानी, 7x मानी, तो साथियों हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आप कहेंगे सर ऊंचाई लाने के लिए जो x का मान है इसका गुना 7 से कर दो, तो यहाँ पर आएगा 1.02, यानी पूरा 102 का गुना 7 से करो, 7 दूनी 14, यहाँ पर कैरी 1 आएगा और 7 एकम कितना 7, और यहाँ 2 के पहले फिर दशमलव लगा देंगे तो 7.14 दोस्तों सेंटीमीटर में इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई। यानी कि ए वाला प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की। आपसे कहा गया कि इसका मान बताओ। साथियों इसको करने के लिए हम लोग बोर्डमास रूल को अप्लाई करेंगे और बोर्डमास रूल में पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो 27 गुना 50 करेंगे दोस्तों, 0, 5 7 35, कैरी 3 बनेगा, 5 दूनी 10 और 3 13, फिर आगे लिखा भागित ऐसा ही लिखो और 25 गुना में कितना है दोस्तों 5, फिर गुना में ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा प्लस यहाँ पर हमारे पास लिखा है 800 और डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। साथियों बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग और फिर गुना को हल करते हैं और यहाँ पर भी भाग को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं भाग, पहले भाग देंगे हम लोग 1350 में 25 का, तो 25 पंजे 125 होता है और 25 चुक 100, यानी कि हमारे पास कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर 54, और 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 54 का गुना 5 से करेंगे, 5 चुक 20, कैरी आएगा 2 और 5 25 और 2 27, 270 और यहाँ पर प्लस। अब इस 25 का भाग 800 में देंगे, 25 या 75, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर हमें 32 और जोड़ देंगे। तो साथियों हमारे पास टोटल इनको जोड़ने पर 302 आएगा और यही प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। 2.3 पे बार प्लस 4.3 पे बार, इसका मान क्या होगा। तो साथियों बार वाले प्रश्न को हल करने के लिए जैसे 2 लिखा, फिर दशमलव का मतलब आपको प्लस मानना है और 3 का जब बार हटेगा तो बटे में एक 9 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा है। ठीक, आगे फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों और यहाँ पर लिखा 4 और दशमलव का मतलब पुनः आपको प्लस मानना है और फिर 3 का 12 हटेगा तो बटे में एक 9 आ जाएगा। अब साथियों प्लस प्लस यानी पूर्ण संख्याओं को जोड़ लेना है, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 6 बनेगा और प्लस की जगह प्लस लिखेंगे और 3/9 और उसके बाद में फिर से 3/9 फ्रैक्शन को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 6 प्लस और 9 लघुत्तम समापवर्ती आएगा, 9 में 9 का भाग एक बार, 1 का गुना 3 से किया तो 3 प्लस यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो यहाँ पर साथियों फाइनली क्या बनेगा, 6 प्लस 3 में 3 को जोड़ा तो 6/9, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 2/3 इसको हल करेंगे दोस्तों, 3 छंग 18 और 2 जोड़ा तो कितना 20/3। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है दोस्तों। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है? तो साथियों हम कुल वस्तुएं भी 100 मान लेते हैं और उनका कुल क्रय मूल्य भी 100 रुपए मान लेते हैं, तो एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। अब ये कह रहा 70% वस्तुएं, 100 का 70% 70 वस्तुएं होंगी और क्रय मूल्य भी 70 रुपए होगा, तो 20% लाभ पर बेचा तो 70 का डायरेक्ट 120% निकालेंगे तो इनका विक्रय मूल्य आएगा 12 7 होता है 84। अब साथियों यहां पर बोला शेष वस्तुएं, 70 वस्तु 100 में से गया, कितना बचा? शेष 30 बचा और इनका क्रय मूल्य भी 30 रुपए था। 10% हानि पर बेचा मतलब 90% हमें लेना है और साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा यानी कि 27 रुपए में इनको बेचा, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना बना? इनको जोड़ लेंगे तो यहां पर बनेगा 11, 8 2 10 1 11, तो 111 रुपए में इनको बेचा गया। तो सबको 100 रुपए में खरीदा था, 111 में बेचा। आप कहेंगे सर लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ दोस्तों? 11 यूनिट का, और लाभ का प्रतिशत लाने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य 100 हमें मिल चुका है और गुना 100 करेंगे तो ये 100 से 100 कटकर पुनः 11% यहाँ पर हमारा लाभ आएगा। यानी कि दोस्तों ए वाला प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की। 0.5 का वर्ग प्लस 0.05 का स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो साथियों जैसे कि एक अंक के पहले दशमलव है, वर्ग होने पर 2 अंक के पहले लग जाएगा, तो 5 का वर्ग होता है 25 और यहाँ पर दशमलव इकाई तरफ से 2 अंक के पहले लग जाएगा और प्लस है तो प्लस लगाया। और साथियों यहाँ पर लिखा है प्रश्न में 0.05 का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 25 ही आएगा, लेकिन दशमलव 4 अंक के पहले लग जाएगा तो मन से 2 जीरो लगा लेंगे। इनको जोड़ना है दोस्तों तो यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते, 0.0025 में दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर 25 और आगे जीरो है, मन से 2 जीरो लगाकर इनको जोड़ ले, आंसर आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर बनेगा 5 और यहाँ पर बनेगा 2, फिर से दशमलव और ये जीरो हो जाएगा। तो 25 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, दशमलव में ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला और आईएमपी प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य का 16/25 में बेचा जाता है, तो साथियों हानि होती है पुस्तक के अंकित मूल्य और पुस्तक का विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। देखो अंकित मूल्य और यहाँ पर करना है दोस्तों विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि जो अंकित मूल्य था अगर उसका 16/25 में बेचा जाए, तो साथियों 16/25 में बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा बराबर में, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये अंकित मूल्य को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा विक्रय मूल्य और बटे में आ जाएगा दोस्तों अंकित मूल्य और बराबर में बच जाएगा कितना 16/25। तो साथियों प्रश्न ने ये कहा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो साथियों ऐसे में क्या करेंगे, अंकित मूल्य तो हमारा आ चुका है कितना 16 और सॉरी अंकित मूल्य 25 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 16 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य के नीचे 25 और विक्रय मूल्य के नीचे 16, तो 25:16 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते अगले क्वेश्चन की। 6 + 2 गुना ब्रैकेट में 9 - 4 भागी 2 का मान क्या होगा। तो बोर्डमास रूल से अगर इसको हल किया जाए 6 + 2 और उसके बाद में गुना और ब्रैकेट में हल करेंगे, 9 में से 4 गया 5 और भाग देंगे 2 का। तो साथियों यहाँ पर 6 प्लस है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये एक बार कटा, 1 का गुना 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा और 6 में 5 को जोड़ा साथियों 11 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते साथियों अगले और आईएमपी प्रश्न की। रमेश का वेतन
रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो रमेश और साथियों एक रमन के वेतन का अनुपात बना लेंगे। तो ये कहा गया कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमन का वेतन 100 रुपए है तो रमेश का वेतन 120 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है। इसे काटेंगे हम लोग 20 से, तो 20 छंग 120, 20 से 500, 605 बनेगा। अब क्या कहा, ये अनुपात जो बना साथियों वेतन का बना। क्वेश्चन है का रमेश की जो बचत है दोस्तों वो 33,750 है, जो उसके वेतन का 75% है। मतलब रमेश का जो भी वेतन है साथियों, याद रखना उसका 75% क्या है, उसकी बचत। जो हमें दिया है प्रश्न में कितना, आप कहेंगे सर 33,750 दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रमेश का वेतन निकाल लेंगे। और रमेश का वेतन लाने के लिए हम क्या करेंगे, 33 है ना 750। अब ध्यान देंगे सभी साथी, यहाँ पर आपको 25 या 75 और 25 चुको 100, और ये भाग का 4 तो इधर गुना में आएगा और गुना का 3 इधर भाग में आएगा। 3 से काटेंगे दोस्तों, इधर 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंज 15 और 0। अब रमेश का वेतन कितना आएगा, 4 का गुना हो जाएगा, तो आपका जो वेतन बनेगा 11,250 गुना 4, ये रमेश का वेतन आएगा। मतलब साथियों रमेश के वेतन का अनुपात 6 था, इसका मतलब ये 6 अनुपात का मान आ चुका है। तो आप क्या करोगे, 1 अनुपात का मान लाने के लिए 11,250 में है ना गुना 4 है, 6 का भाग दोगे तो 1 अनुपात का मान आएगा। और अब रमन का वेतन लाने के लिए साथियों जो 1 अनुपात का मान बनेगा, इसको काट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का इधर भाग चला जाएगा, 3 त्रिया 9, 2 बचेगा, 3 साते 21, 1 बचा, 3 पंज 15 और 0। 3750 में 2 का गुना करेंगे तो साथियों यहाँ पर रमन का वेतन हमारे पास बन जाएगा। मतलब ये 1 अनुपात का मान आएगा, ठीक है ना। 0, 2 पंज 10 की 0, कैरी 1, 2 साथी 14, 1 15 और यहाँ पर कैरी 1 है ना, 2 तिया 6 और 1 7। अब साथियों ये तो 1 अनुपात का मान आया। क्वेश्चन ने कहा हमसे कि रमन का वेतन बताएं, तो रमन के वेतन का अनुपात कितना है, 5 का गुना कर दो, तो 0 0 पचाम 25 कैरी 2 होगा, 5 7 35 और 2 37, 37,500 रुपया प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं साथियों अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। फटाफट से आपको भी राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन वेरी मोस्ट और आईएमपी। 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान क्या है। तो साथियों करना क्या है, 512 का तो 64% निकालना है, और बड़ा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 215 का हमें 46% निकालना है। अब दोस्तों 64 गुना 512 करके 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ गुना करने पर बनेगा 327 है ना और 68। तो 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, क्योंकि बटे में 2 जीरो है, तो यहाँ पर 327.68 और यहाँ पर 215 गुना 46 करेंगे है ना, और 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो साथियों 98 पॉइंट कितना 90 यहाँ पर बन जाएगा। अब इनको मात्र जोड़ना है, 0 8 8 होगा, 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 2 के पहले फिर दशमलव, और यहाँ पर 8 और 7 हो जाएगा 15 और 1 16 का 6 कैरी आएगा 1, और यहाँ पर 9 2 11 और 1 हासिल का 12 कैरी आएगा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 426.58 यानी कि बी वाला प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते अगले प्रश्न की। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। मतलब दोस्तों रेल की चाल रहेगी, व्यक्ति की चाल का 5 गुना रहेगी। व्यक्ति की चाल x मान लेते हैं, रेल की चाल 5x हो जाएगी। अब साथियों हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, चाल बराबर होता है
दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं चालें, देखो जब दो लोग एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो सापेक्ष चाल में चालें जुड़ जाती है। तो हमें चाल की जगह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 5x में 1x जोड़ देना है। बराबर रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगी तो 600 मीटर लंबाई को पार करेगी और समय दिया दोस्तों 20 सेकंड। तो समय की जगह 20 सेकंड, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल 6x के बराबर हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और x का मान लाने के लिए 6 में भाग देंगे, 6 का 30 में, तो 5 बार जाएगा। x का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब साथियों रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो रेल की चाल लाने के लिए हम जानते हैं कि 5x उसकी चाल थी और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड रेल की चाल आएगी। लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो 18/5 का इसमें गुना करने से ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। 50 25 18 5 हो जाएगा 90 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास, रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते साथियों अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की। एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः आपको दिया 12,000 और 14,400। तो मूलधन अपने को बताना। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखो एक तो प्रश्न में हमें दिया साधारण ब्याज और एक दिया साथियों चक्रवृद्धि ब्याज और एक ही राशि का ये 2 वर्षों का दिया है। साधारण ब्याज दिया दोस्तों आपको कितना, आप कहेंगे सर 12,000 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया 14,400। तो देखो ये 2-2 साल के दिए, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है तो पहले वर्ष भी 6,000 होगा और दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों 6,000। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष तो साधारण ब्याज के बराबर होता है तो पहले वर्ष तो चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 ही होगा। अब दूसरे साल का लाने के लिए 14,400 2 साल का CIA, जिसमें से हम क्या करेंगे 6,000 1 साल का घटा देंगे तो दूसरे वर्ष का बच जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8,400 दूसरे साल का यहाँ पर हमारे पास घटाने पर क्या होगा, बच जाएगा। अब देखो पहले आपको दर लानी पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में 6,000 था, दूसरे साल में 8,400 हो चुका है। तो आप कहेंगे सर 2,400 रुपया ब्याज लगा, ये किस पे लगा 6,000 पे। तो आप क्या करना, इस 2,400 को 6,000 के साथ दोस्तों प्रतिशत में बदल देना, जिससे आपका दर डायरेक्ट आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 6 चुक 24 यानी 40% दर आ जाएगी। अब साथियों दर साधारण ब्याज के लिए भी 40% है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी 40% है। अब हमारे पास 1 साल का साधारण ब्याज है, इसका मतलब जो दर होती है वो भी साधारण ब्याज में 1 साल का साधारण ब्याज ही होती है और 40% का मान हमारे पास 6,000 है। तो अब 1% का मान लाएंगे और 6,000 में भाग देंगे 40 का, तो हमारे पास यहाँ पर 1% का मान कितना आ जाएगा, तो साथियों हमारे पास आ जाएगा 1% का मान 150। क्वेश्चन ने कहा मूलधन बताओ जो हमारा 100% था, तो 150 में हमें 100 का क्या करना, गुना, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 रुपया मूलधन और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 2:3। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, तो साथियों प्रारंभ में मिल्क एंड वाटर कितना बताया, आप कहेंगे सर 2:3 और यहाँ पर मिलाया गया मिल्क को। मिल्क मिलाने के बाद में जो नया अनुपात बना वो 10:3 बना, तो वाटर नहीं मिलाया तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं अनुपात भी दोनों जगह वाटर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर बराबर ऑलरेडी दिया है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से समझे सभी साथी, ठीक ना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने कहा कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, तो मिल्क 2 से 10 हुआ, आप कहेंगे सर 8 अनुपात बढ़ा दिया दूध का,
और टोटल मिश्रण प्रारंभ में कितना था, 3 और 2 5, मतलब 5 के साथ ही 8 कितना प्रतिशत बनेगा, 5 का भाग देंगे 100 में 20 आएगा और 8 दूनी 16 यानी कि 160% टोटल मिश्रण का मिल्क को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 1690 रुपये है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। और साथियों जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य 100% था, 35% छूट दी गई मतलब 65% में बेचा गया और 65% का मान दिया कितना, 1690। अपने को यहाँ पर अंकित मूल्य ही लाना है तो हम क्या करेंगे, 1690 भाग का 100 गुना में जाएगा और गुना का 65 भाग में आएगा। 13 पंज होता है 65, 13 एकम 13 और 3 बचेगा, 13 तिया 39 और 0 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 छके 30, तो 26 गुना 100 करेंगे तो 2600 रुपए हमारे पास क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा। यानी कि ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अरविंद एक काम को 20 दिनों में, बख्शी 22 दिनों में कर सकता है। तो साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, अरविंद का काम दिया है 20 दिन और बख्शी इस काम को पूरा 22 दिन कर सकता है। तो साथियों टोटल वर्क लाने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा और 220 इनका एलसीएम बनेगा। इनकी कार्य क्षमता लाने के लिए 220 में 20 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा और साथियों यहाँ पर 22 का भाग 10 बार जाएगा। क्वेश्चन ने कहा इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो दोनों एक दिन में मिलकर 11 + 10 यानी कि 21 यूनिट काम करते हैं और 5 दिन तक अगर काम करेंगे तो 21 पंजे 105, ठीक है ना, यूनिट काम हो जाएगा। अब बचे हुए काम का अंश बताना है तो 105 यूनिट काम हो चुका है तो हम 220 में से दोस्तों 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर 115 यूनिट काम और हमारे पास शेष बचेगा, ये कितना अंश बनेगा, है ना, ये कह रहा है टोटल काम का। तो हम क्या करेंगे, 115 को तो बटे के ऊपर, टोटल काम 220 बटे के नीचे, बस इसे कट करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चुक 20, है ना, 2 बचेगा, 5 चुक 20, तो 23 बटे 44 यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अंश में बन जाएगा, जो शेष काम बचा है वो। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया है 19:13। यदि परिवार का व्यय जो है 29,510 है तो उस परिवार की बचत बताना है। तो परिवार का व्यय दिया है और परिवार का व्यय दिया है तो हमें अनुपात भी दिया है, एक तो आय का और एक व्यय का अनुपात भी दिया। तो साथियों आय है परिवार की 19 और व्यय है 13 और आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत आ जाती है, 13 जाएगा 19 में से तो आप कहेंगे सर हमारे पास 6 अनुपात बचत आ जाएगी। और क्वेश्चन में व्यय का मान दिया है, अनुपात दिया मतलब 13 अनुपात का मान दिया है 29,510। तो 1 अनुपात का मान लाने के लिए 13 का भाग लगाओ तो यहाँ पर काटेंगे इसको, 1 अनुपात का मान आएगा 13 दूनी 26 और उसके बाद में कितना बचेगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, है ना, 13 दूनी 26 और 9 बचेगा, 13 7 91 और 0। 1 यूनिट का मान आने के बाद साथियों हमें बचत लाना है परिवार की, तो 1 अनुपात के मान में यानी 2270 में हम 6 का गुना कर देंगे तो यहाँ पर 0 6 7 42 कैरी आएगा 4 और यहाँ पर 6 दूनी 12 4 16 कैरी आएगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 तो 136 20 मतलब 13,620 यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, उस परिवार की बचत आ जाएगी। यानी सी वाला ऑप्शन का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने आ चुका है। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है
वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो साथियों यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि साधारण ब्याज राशि का x बटे वाई है, तो जो बटे वाला नंबर होता है वो तो ब्याज मान लो, वो तो ब्याज मान लो कि 5 रुपया था, और राशि का मतलब राशि यानी मूलधन आपको 2 मानना है। साथियों अपने को टाइम भी दिया यानी कि समय भी दिया। प्रश्न में अपने को क्या दिया दोस्तों, टाइम दिया, आप कहेंगे सर 20 वर्ष दिया। अपने से क्वेश्चन में रेट का मान पूछा है। तो साथियों साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100 साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज हमें मान लिया 5, मूलधन अपन ने माना कितना, आप कहेंगे सर राशि 2 हमने मानी थी, और रेट अपने को आर मान लेना है, टाइम हमें दिया 20 वर्ष, बटे में हो जाएगा 100, तो 20 से 5 100 हो जाएगा। आर का मान हमें चाहिए, तो ये 5 भाग का 5 भी गुना में और गुना का 2 भाग में, तो साथियों 5 आम 25, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हम गड़बड़ हुआ यहाँ पर 5 है ना, साधारण ब्याज उस राशि का 5 हो गया, राशि को 2 हमने मान लिया है ना, नहीं यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है कि हमें राशि का है ना 2/5 ब्याज है, तो ब्याज 2 मानना है, राशि 5 मानना है, बस इतना सा गलत हुआ। राशि आपको कितना मानना दोस्तों, 2 मानना है, ब्याज 2 मानना है, राशि कितना मानना है, 5 मानना है, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो अपने को ब्याज की जगह कितना लेना है, ब्याज की जगह आपको 2 लेना है, राशि की जगह 5 लेना है, और इसको हल करेंगे तो बिल्कुल आपके पास रेट आ जाएगी। यानी ब्याज की जगह आपको क्या लेना, 2, और मूलधन की जगह 5, और बटे में क्या जाएगा 100, टाइम 20 दिया है, 20 से 5 100, 5 से 5 कटेगा, तो साथियों आर बराबर हमारे पास कितना जाएगा, है ना 20 से 5 100, 5 से 5 कटेगा, राशि अपन ने 5 माना था, तो आर बराबर 2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। एक बार लास्ट कोशिश कर लेते हैं, हमें अब डायरेक्ट मूलधन मानना है। मान लो 100 रुपए मूलधन था, तो जो ब्याज है दोस्तों मूलधन का 2/5 है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज बना लेंगे। मूलधन 100 रुपए था, तो इसका 2/5 निकालेंगे, ब्याज आ जाएगा 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी कितना 40 रुपया ब्याज आ जाएगा। और अपने को समय भी प्रश्न में दिया है, आप कहेंगे सर 20 वर्ष दिया है ना। अब अगर आंसर नहीं आए तो इसके ऑप्शन में गड़बड़ हो सकता है, फिर ऑप्शन ही रॉन्ग हो सकते हैं। तो अपने को साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, मूलधन गुना रेट इंटू टाइम बटे में 100। साधारण ब्याज हमने बना लिया कि 40 रुपए है बराबर, मूलधन हमने 100 रुपए माना, रेट दोस्तों हमारे पास लाना है, और टाइम दिया है 20 वर्ष, और बटे में हो जाएगा 100। तो साथियों 100 से 100 घटेगा, आर का मान अपने को लाना है तो 40, और गुना का 20 भाग में, और 20 का भाग देंगे 2, तो रेट इज इक्वल टू 2% ही आएगा दोस्तों इसका, है ना। यानी कि लगभग ये 2.5 नहीं आएगा, तो लगभग 2.5 भी लगा सकते हैं हम लोग, लगभग अगर लगाए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हम लगा सकते। बाकी 2% इज द राइट आंसर। बात करते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, तो 1 रुपये में, और वस्तु कितनी है दोस्तों ये बताएं, तो वस्तु है 35, तो हम 1 का क्रय मूल्य बना सकते हैं। 1 का क्रय मूल्य क्या बनेगा, 1 कलम का, तो आप 1 में 35 का भाग लगा दो, तो 1/35 रुपए 1 कलम का क्रय मूल्य बनेगा। 40% लाभ अर्जित करने के लिए, है ना, उसे 1 रुपए में कितनी कलमें बेचनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य बना लो 1 कलम का, 1 कलम का क्रय मूल्य 1/35 है, ये 100% था, 40% लाभ कमाना है तो 140% निकालेंगे, 0 से 0, और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और यहाँ 2 एकम 2, 2 पंज 10, तो साथियों यहाँ पर 1/25 आएगा। तो 1 कलम का विक्रय मूल्य है, तो ये कह रहा है कि टोटल ये कहा गया 1 कलम कितने में बेचनी चाहिए, है ना, मतलब 1 कलम का विक्रय मूल्य आया तो उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। तो साथियों 1 रुपया ऊपर है, नीचे कलम की संख्या, मतलब डायरेक्ट 25 कलम इसका राइट आंसर आपको मान लेना, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपये है,
तो इनका योग बनेगा 35 के। क्यों बनेगा? औसत गुना आंकड़ों की संख्या करेंगे दोस्तों तो 35 के योग आएगा। और ये कह रहा है कि यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपया हो जाती है। मतलब प्रबंधक समेत ये टोटल 36 लोग हो जाएंगे दोस्तों, है ना, 36 लोग हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ने प्रबंधक की आय भी बताई है, तो हम क्या करेंगे, 54,000 रुपया 35 लोगों के योग में अगर 54,000 को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हमारे पास टोटल 36 लोगों का योग बनेगा। और 35 लोगों की यानी कि संख्या थी, एक प्रबंधक आया तो 36 का गुना, अब 36 लोगों का औसत भी दिया यानी 19,000 से करेंगे दोस्तों तो ये भी हमारे पास 36 का योग, ये भी 36 का योग। अब हम यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा दोस्तों, 68, उसके बाद 4,000, ठीक। और ये प्लस का 54,000 इधर आएगा तो माइनस का 54,000 हो जाएगा और इधर बच जाएगा हमारे पास 35 के। तो साथियों के का मान अपने को चाहिए, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो घटाया तो 3 जीरो ही आएगा और 4 में से भी 4 गया तो 1 जीरो और आएगा। 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा और 6 में से जाने के लिए कुछ नहीं है। और ये 35 भाग में आ जाएगा, 7 पंज 35, 7 नम हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 4 जीरो। और यहाँ पर काटेंगे 90 को तो 18 बार और कितनी जीरो, 3 जीरो। तो के का मान साथियों 18,000 रुपया बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए। तो इनका आपको बेहतर तरीके से सभी पेपर को हल करना है। आपकी एग्जाम के अंदर मैथ के साथियों 20 प्रश्न आएंगे। आप यकीन मानिएगा एक भी प्रश्न और एक भी पेपर को रोज मतलब रोज क्या पूरे को हल करना अनिवार्य है। साथियों आपकी एग्जाम के अंदर भी 100% ऐसा ही मैथ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए एक भी क्लास को मिस ना करें। पिछले पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूं, इस शिफ्ट के पहले की शिफ्टों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की शिफ्टों को भी आप हल कर सकते हैं। और चैनल को साथियों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। बेल आइकन को ऑन करना होगा साथियों। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों, ताकि ये क्लास सभी साथियों तक पहुंच पाए। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।